Hi everyone, this is Sakshi and I welcome you all to today's session. I hope बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी. So we are back in the class जहाँ पर हम लोग कर रहे थे mock पेपर्स बेसिकली 25 क्वेश्चंस जो कि बेस्ड रहने वाले हैं न्यू पैटर्न पे. तो न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन. तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे हम लोगों के सामने है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. सो फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स. ओके, तो पहला ही क्वेश्चन आर्टिकल का आ गया ए एंड द, हमको पता है. ठीक है, तो देखते हैं. शी बॉट डैश अम्ब्रेला फ्रॉम द मार्केट. तो अम्ब्रेला के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए या फिर एन या फिर एन या फिर एन. देखो अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला अ की साउंड आ रही है, दैट इज वोवल साउंड AEIOU. तो यहाँ पर तो एन आएगा सबसे पहले. ठीक है, फ्रॉम द मार्केट बिकॉज इट वॉज रेनिंग बट ऑन द वे होम शी ऑल्सो सॉ डैश ओल्ड बुक स्टोर शी हैड नेवर नोटिस बिफोर. तो क्या हुआ भाई, यहाँ पर ओल्ड वर्ड हमारा नेक्स्ट वर्ड है, तो उसके साथ क्या आने वाला है, ओल्ड में भी ओ की साउंड आ रही है विच इज अगेन अ वॉवल. तो वॉवल के साथ हमेशा एन आता है, तो एन ओल्ड, तो एन आना चाहिए दोनों ही ब्लैंक में. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कैंसिल हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर डी. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था इसमें. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है भाई, क्या करना है इस क्वेश्चन में. ओके, select the most appropriate option that can substitute the bold underlined segment of the given sentence. So one word substitution का basically question है. एक sentence में कुछ bold part दिया गया है, उसके लिए आप कैसे इसको substitute करेंगे वो हमसे पूछा गया है. ठीक है, चलिए तो करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है. करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा. ओके, तो सेंटेंस क्या है. सेंटेंस द टीचर्स एक्सप्लेनेशन वॉज क्लियर एट फर्स्ट बट सून इट टर्न इनटू. स्टार्टिंग में तो समझ आ गया बट सून इट टर्न इनटू अ लॉन्ग एंड टीडियस टॉक दैट सीम्ड टू हैव नो क्लियर पर्पस मेकिंग सेवरल स्टूडेंट ग्लैंस एट द क्लॉक इम्पेशेंटली. बताइए, तो ऐसी स्पीच जो लॉन्ग हो, टीडियस हो, टॉक हो, दैट सीम्स टू हैव नो क्लियर पर्पस, कोई क्लियर पर्पस ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं. लेक्चर, हैरेंगे, मोनोलॉग या सर्मन. क्या हो जाएगा, हैरेंगे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. एक ऐसी स्पीच जो बहुत ही लंबी है और बहुत ही बोरिंग है और कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं. ठीक है, सर्मन क्या होता है, सर्मन इज बेसिकली चर्च वगैरह में स्पिरिचुअल स्पीच जो दी जाती है, दैट इज सर्मन. मोनोलॉग क्या होता है, जब एक ही इंसान खड़े होकर सारा का सारा सब कुछ पूरा एक्ट कर रहा है, सब कुछ बता रहा है, दैट इज मोनोलॉग, वन पर्सन इन्वॉल्व. लेक्चर हर दिन स्कूल में मिलते हैं, ठीक है, पेरेंट्स से मिलते हैं, दैट इज लेक्चर. ठीक है भाई, चलो तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. गिवन बिलो आर 6 sentences out of which A and F are the correct position sentences. B, C, D, E are in jumbled order. Select the option that give the correct order. बताइए तो कैसे करोगे. द आर्किटेक्ट स्टूड बिफोर द एम्प्टी प्लॉट ऑफ लैंड, अ ब्लूप्रिंट क्लच्ड इन हर हैंड. ठीक है भाई, तो खड़ी है वहाँ पर. ठीक है, द फर्स्ट स्टेप वॉज टू क्लियर एंड लेवल द एंटायर एरिया रिमूविंग द वीड्स एंड द डेब्रिस. आई थिंक सो. अच्छा, वंस द फाउंडेशन वॉज पोर्ड. ई में है हमारा वंस द फाउंडेशन. अब देखो ए तो आएगा ही, ए के बाद डी आएगा कि बी आएगा. नेक्स्ट हैवी मशीनरी अराइव. देखो नेक्स्ट नहीं हो सकता, डी ही आएगा ऑब्वियसली. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा सेंटेंस आ गया, ऑप्शन नंबर डी. सेंटेंस नंबर डी हमारा सबसे पहले आ गया बेसिकली. ठीक है, अब डी के बाद क्या होगा. तो सबसे पहले स्टेप ये था कि हमको क्लियर करना है और लेवल करना है एंटायर एरिया को, जहाँ से हम सारे वीड्स और डेब्रिस को रिमूव कर सके. उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, तो यहाँ पर द फर्स्ट स्टेप है. उसके बाद नेक्स्ट लिखा है, वीक्स लेटर लिखा है, वंस द फाउंडेशन. उसके बाद ऑप्शन नंबर बी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हो गया. उसके बाद आपको हैवी मशीनरी को आएंगी और उस अर्थ को पूरा एक्सकवेट कर देगी, डिगिंग डीप इनटू लेट द ग्राउंड वर्क. ठीक है, नीचे का पूरा खोद देगी अच्छे से. ठीक है, तो डी के बाद बी आ गया. ठीक है, डी बी, तो ये हट गया है ऑप्शन, ये ऑप्शन हट गया, डी बी वाला चल रहा है. उसके बाद देखते हैं सी आएगा कि ई आएगा. ठीक है, सो वीक्स लेटर अ स्टील स्केलेटन रोज फ्रॉम द ग्राउंड आउटलाइनिंग द बिल्डिंग फ्यूचर शेप अगेंस्ट द स्काई.
ओके और वो क्या, वंस द फाउंडेशन वाज पोर्ड एंड हैड सेट द ट्रू कंस्ट्रक्शन कुड बिगिन। ऑब्वियसली मशीन्स आ गई, अंदर खोद दिया पूरा, उसके बाद जैसे ही फाउंडेशन एक बार पूरी पड़ जाएगी और सेट हो जाएगी, उसके बाद जो असली कंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो जाएगी। तो भाई क्या हो जाएगा हमारा DBE वाला, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। क्लियर है भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन नो स्पेलिंग एरर, एक भी स्पेलिंग एरर ना हो। आर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की सब में सही है, हैज लॉन्च्ड अ रिलेटिवली एक्सटेंसिव सेट ऑफ रिफॉर्म्स फॉर अबॉर्डिंग्स इन द कंट्री। ओके, सो ये गलत है, ये गलत है। इन दोनों में से क्या डिफरेंस है, ABORGINES या फिर RIGNES, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है यहाँ पर हमारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बी वाली स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही लिखी गई है, ABORIGINES इज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। चलिए 5th क्वेश्चन पे चलते हैं, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम। तो एक ईडियम दिया गया है, टू बी ऑन अ रोल। इसका हमसे ईडियम का मतलब मीनिंग पूछा गया है, टू बी ऑन अ रोल, टू बी एक्सपीरियंसिंग अ सक्सेसफुल पीरियड, टू बी एक्सपीरियंसिंग सेटबैक, टू बी फीलिंग एक्सट्रीमली अनहैप्पी या टू बी मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्या करेक्ट हो जाएगा 5th क्वेश्चन के लिए? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5? जब हम एक सक्सेसफुल पीरियड को इंजॉय कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं टू बी ऑन अ रोल, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग एंड सक्सेसफुल पीरियड। एक सेंटेंस अगर हम लिखना चाहें, सेंटेंस बनाते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए थोड़ी, इसका हो जाएगा टू बी एक्सपीरियंसिंग अ सक्सेसफुल पीरियड आफ्टर विनिंग 3 मैचेस the team is on a roll, ठीक है। 3 मैचेस लगातार जीत चुकी है, 3 मैचेस जीत चुकी है, तो अब टीम जो है वो भाई सक्सेसफुल पीरियड देख रही है, टीम इज ऑन अ रोल। ऑप्शन नंबर ए, टू बी एक्सपीरियंसिंग अ सक्सेसफुल पीरियड, ठीक है। 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बताइए एक्टिव पैसिव का है, द फ्लड विक्टिम्स ऑफ असम हैव टू मेक अ हाईवे देयर होम एवरी ईयर। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, द फ्लड विक्टिम्स ऑफ असम हैव टू मेक देयर होम एवरी ईयर। क्या हो जाएगा, हैव टू मेक देयर होम, हाईवेज हैज टू बी मेड देयर होम एवरी ईयर बाय द फ्लड। हैव टू मेक हाईवेज देयर होम। अच्छा, आप हाईवे को अपना घर बनाना पड़ता है उनको हर साल, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हैव टू मेक है, ठीक है। अब हाईवे देयर होम, ठीक है, इज बीइंग आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, हैव दिया था, ठीक है। हैज टू बी मेड, हैज बीन मेड या हैज मेड, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है, डी भी गलत है, डी भी हटा दो, ठीक है। हैज मेड नहीं होगा। अब हाईवे हैज टू बी, हैव टू है ना, तो हाईवे सिंगुलर है, यहाँ पर विक्टिम्स की बात हो रही थी क्वेश्चन में, जो प्लूरल था तो मैंने हैव लगा दिया था, बट यहाँ पर अब मेरा जो सब्जेक्ट बन गया है दैट इज हाईवे, और हाईवे सिंगुलर है तो हैज टू बी मेड हो जाएगा। हैव टू की जगह हैज टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैज टू बी मेड देयर होम एवरी ईयर बाय द फ्लड विक्टिम्स ऑफ असम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बीन भी नहीं आएगा, ठीक है। बीन कब आता है, बीन तब आता है जब सेंटेंस में सिर्फ हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो एक्टिव में, तब जब हम इसको चेंज करते हैं तो हम हैव या हैज़ जो भी आएगा उसके साथ बीन लगा के प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के चेंज करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हैव के साथ टू भी है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, तो आप यहाँ पर बीन नहीं लगा सकते, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। Select the most appropriate option to fill in the blank। बताइए
In the village of Wall, men wore brown and grey. Even the reddest neckerchief worn by the rudest of the farmer was soon by the sun and rain make a more dash color. Okay, भाई दो ब्लैंक है, ठीक है, ब्लैंक फिल करना है. राइटेड, ब्राइट, स्मूदर, डार्क, लाइटेड, सॉफ्ट, कवर्ड या सॉफ्ट, ठीक है. अब देखो मोर लिखा है, मोर के साथ सॉफ्टर आ सकता है क्या? खुद कॉमन सेंस लगाते हैं, ठीक है. मोर के साथ क्या हम सॉफ्टर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते मैम. क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि मोर ऑलरेडी बता रहा है ज़्यादा है, और ई आर भी हमको यही बताता है कि थोड़ा ज़्यादा है देन द प्रीवियस वन, ठीक है. तो मोर के साथ आप कभी भी कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है. मोर सॉफ्ट हो सकता है, ठीक है. चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर अब हम और बाकी ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है. अब यहाँ क्या है हमारा, इन द विलेज ऑफ वॉल की हमने बात करी. मैन जो है वोर करते हैं, पहनते हैं ब्राउन एंड ग्रे एंड इवन द रेडेस्ट नेकरचिफ, ठीक है, जो बिल्कुल लाल होता है या ब्राउन होता है या ग्रे होता है, ऐसा कुछ नेकरचिफ पहनते हैं. वॉर्न बाय द रूडिएस्ट ऑफ द फार्मर वॉज सून lighted by the sun, smoothed या lightened, obviously lightened by the sun, ठीक है. and the rain makes a more soft color, yes or no, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट बैठेगा, क्योंकि लाइटेंड होगा क्योंकि सन लाइट करता है, ठीक है, लाइटेड नहीं होगा, ठीक है भाई. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. बताइए, द शेफ इज प्रिपेयरिंग मील फॉर द बैंकेट गेस्ट ऑल आफ्टरनून. बताइए, इज प्रिपेयरिंग, इज प्लस ING, मतलब कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस आ चुका है. कॉन्टिन्यूअस के साथ हमेशा बीइंग आता है, BEING आता है हमेशा, BEING आता है हमेशा. तो यह क्या हो जाएगा, द शेफ इज प्रिपेयरिंग मील्स फॉर द बैंकेट गेस्ट ऑल आफ्टरनून. तो क्या हो जाएगा, मील्स हैड बीइंग प्रिपेयर्ड, द शेफ हैड बीन प्रिपेयरिंग. अच्छा, इज प्रिपेयरिंग, ओके, कुछ और बोल रहा है, एक्टिव पैसिव नहीं है. आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट एन एक्टिव पैसिव सेंटेंस. एक्टिव पैसिव का सेंटेंस नहीं है ये, ठीक है. इसको हमको चेंज करना है. किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करता है. तो परफेक्ट के लिए हमको हैज़, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको लेकर आना है. तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर पास्ट परफेक्ट में वो बोल रहा है तो हैड आना चाहिए, पास्ट शो करता है. परफेक्ट के लिए हैड बीन आना चाहिए. देन उसके बाद कॉन्टिन्यूअस बोल रहा है तो वर्ब के साथ ING भी आनी चाहिए. कौन से सेंटेंस में दिख रहा है? यहाँ पे ING दिख रही है, ING नहीं दिख रही, हटा दो, पहले को हटा दो. दूसरे को वॉज प्रिपेयरिंग, यहाँ तो हमारा पास्ट वाला हैड ही हट गया, ठीक है, बीन हट गया. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा. द शेफ हैड बीन प्रिपेयरिंग मील्स फॉर द बैंकेट गेस्ट ऑल आफ्टरनून, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन द सिनोनिम ऑफ द वर्ड मेटिकुलस. मेटिकुलस का सिनोनिम, पर्यायवाची हमसे पूछा गया है कि कौन से सेंटेंस में हमें इसका सिनोनिम दिख रहा है. तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा? मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? मेटिकुलस इज यू कैन से वेरी मेटिकुलस, वेरी केयरफुल, प्रिसाइज, हार्डवर्किंग, प्रिसाइज भी बोल सकते हो, एक्यूरेट बोल सकते हो, ठीक है. हिज हेस्टी डिसीजन टू सेल दी शेयर resulted in a significant financial loss. The scientist's brilliant insight led to a major breakthrough in the field. Her spontaneous trip to the coast was a much needed break from routine. Yet the restoration of the ancient manuscript was a painstaking process that took several years. तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा मेटिकुलस के लिए? मेटिकुलस मतलब क्या होता है? वेरी केयरफुल, वेरी प्रिसाइज,
ठीक है, वेरी केयरफुल, वेरी प्रिसाइज। जब आप बहुत ध्यान से कोई चीज़ को कर रहे होते हैं उसको मेटिकुलस बोलते हैं। तो भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो हेस्टी, तो हमारा हेस्टी शो करता है, जल्दीबाजी में कर दिया तो ध्यान से नहीं किया होगा। ठीक है, ब्रिलियंट इनसाइट लेड टू अ ब्रेक थ्रू, ये भी नहीं होगा। ब्रिलियंट तो बात ही अलग होगी। स्पॉन्टेनियस ट्रिप भी कभी केयरफुल ट्रिप नहीं होती। ठीक है, तो रेस्टोरेशन ऑफ द एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट वाज अ टेकिंग प्रोसेस दैट टुक सेवरल ईयर। तो बहुत ही ध्यान से किया गया काम है जिसमें बहुत साल लगे। तो ऑप्शन नंबर डी हम बात करेंगे यहाँ पर, करेक्ट को चूज कर देंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। अ लार्ज सिंगल डिटैच्ड हाउस विद सिंगल और डबल स्टोरे। बताओ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सूट, अपार्टमेंट, बंगलो या पेंट हाउस, बताइए क्या रहने वाला है। बंगलो क्या होता है भाई, यही होता है, सिंगल हाउस विद सिंगल और डबल स्टोरे बंगलों में ही होते हैं, एक या दो। ठीक है, सूट क्या होता है, सूट इज जब आप कोई होटल वगैरह में जाते हो, दो रूम साथ में कनेक्टेड हैं, दैट इज सूट। ठीक है, अपार्टमेंट हमको पता है एक बिल्डिंग होती है जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, बेसिकली अलग अलग फ्लोर पे, अलग अलग घरों में। ठीक है, पेंट हाउस क्या होता है, लग्जूरियस फ्लैट है जो कि किसी फ्लोर पे हमने, बिल्डिंग के किसी फ्लोर पे हमने बना दिया एक लग्जूरियस सा फ्लैट, दैट इज योर पेंट हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बंगलो ही है ऑप्शन, अपार्टमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अपार्टमेंट में तो बहुत सारे ऐसे एक के ऊपर एक के 13, 14 फ्लोर भी होता है इवन। ठीक है, तो यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, so now we have direct indirect. ठीक है, select the indirect या direct form of the given sentence. Remove all the stain carefully and clean the window. Set the contractor to the worker. बताइए क्या हो जाएगा। Said to the worker, the contractor requested, told the worker, instructed। भैया ऑब्वियस सी बात, एक चीज़ बताओ मेरे को, अगर वो कह रहा है तो वो रिक्वेस्ट कर रहा होगा क्या, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर से रिक्वेस्ट करेगा कि उसको इंस्ट्रक्ट करेगा, कमांड करेगा, ऑब्वियसली बड़ी अथॉरिटी पे है तो इंस्ट्रक्ट करेगा। तो यहाँ से रिक्वेस्टेड वाला सेंटेंस हटा देते हैं, टोल्ड भी नहीं होगा। ठीक है, सेड द कॉन्ट्रैक्टर टू द वर्कर, सेड टू द वर्कर भी नहीं होगा, चेंज हो जाता है। द कॉन्ट्रैक्टर इंस्ट्रक्टेड द वर्कर टू रिमूव। हमेशा कभी भी जब ये जो एडिशनल बात होती है कि किसने किससे कहा, उसके बाद डायरेक्ट अगर हम वर्ब लगा रहे होते हैं तो हमको टू लगाना पड़ता है, टू ऐड करते हैं हम बिफोर दी वर्ब। तो टू रिमूव ऑल द स्टेन केयरफुली एंड क्लीन द विंडोज, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12th पे चलते हैं। द साइंस डीलिंग विद एक्सरेज एंड हाई एनर्जी रेडिएशन स्पेशली फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी या रेडियोलॉजी। बहुत ही सिंपल है भाई, लॉजी जिसमें भी आ रहा है दैट इज द स्टडी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की स्टडी को लॉजी कहते हैं। ठीक है, पैथोलॉजी में हम क्या करते हैं भाई, ऑर्गेनिजम्स को करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को पढ़ते हैं, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। न्यूरोलॉजी में हम अपनी नर्व्स की स्टडी को करते हैं। नेफ्रोलॉजी इज रिलेटेड टू किडनी, बायो वाले स्टूडेंट जानते होंगे, नेफ्रॉन एक ऑर्गेनिज्म होता है इनसाइड द किडनी, तो नेफ्रोलॉजी वहाँ से आया है। ठीक है, तो किडनी और यूरिन की जो स्टडी होती है दैट इज नेफ्रोलॉजी, राइट। तो यहाँ पर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द साइंस डीलिंग विद एक्सरे, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया। ओके, टू लीव दिस क्वेश्चन, दिस इज अगैन रेडियोलॉजी हमारा आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं 14 पे। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। बताओ किस सेगमेंट में हमारा ग्रामेटिकल एरर आपको यहाँ पर दिख रहा है। चलिए The recent study on urban bird population, which focused on sparrow and pigeon across the several metropolitan areas, suggests that the availability of the food waste is a primary driver of their high concentration. अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो एरर बहुत सिंपल है।
कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? ब्रेक करके। आइडेंटिफाई करो आपका सब्जेक्ट कहाँ है, मेन बात किसके बारे में हो रही है? बात हो रही है आपकी स्टडी के बारे में, कि एक रीसेंट स्टडी की गई, उस स्टडी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब स्टडी किसके बारे में करी गई है? ये सारी की सारी जो बातें हैं दैट इज़ एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन किस पे करी गई है? अर्बन बर्ड पॉपुलेशन पे की गई है, जो फोकस करती है मेनली स्पैरो पे एंड पिजन पे अक्रॉस सेवरल मेट्रोपॉलिटन एरिया। दिस इज समथिंग विच इज एडिशनल, ठीक है। अब द रीसेंट स्टडी ऑन अर्बन बर्ड पॉपुलेशन सजेस्ट, यहाँ पर मेरी वर्ब है जो कि वर्ब सजेस्ट। अब हमारा ये स्टडी जो है सिंगुलर है, क्योंकि हमारी स्टडी सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी क्या होनी चाहिए थी? सिंगुलर होनी चाहिए थी। तो सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए आपको वर्ब में एस लगाना पड़ेगा। सजेस्ट दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड वेस्ट इज अ प्राइमरी ड्राइवर ऑफ देयर हाई कंसंट्रेशन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 14th के लिए, ठीक है। क्लियर? चलिए, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड लेबोरियस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। बताइए लेबोरियस का एंटोनिम क्या होने वाला है? ऑपोजिट पूछा गया है, ध्यान रखना। लेबोरियस का एंटोनिम पूछा गया है। लेबोरियस का मतलब क्या होता है? लेबोरियस इज जो बहुत ही टाइम टेकिंग, एफर्ट टेकिंग चीज़ हो, ठीक है, जो आपका रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ टाइम, बहुत मेहनत मांगता हो, एफर्ट मांगता हो, टाइम मांगता हो, दैट इज लेबोरियस। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई? ऑल्दो गार्डनिंग इज अ लेबोरियस जॉब बट इट गिव्स मी बाउंडलेस जॉय, strenuous happiness and immense satisfaction and I like this facile activity। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? देखो strenuous is again सिनोनिम की तरह आप यूज़ कर सकते हो strenuous को। strenuous का मतलब क्या होता है? जो आपका यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट और एनर्जी, इसमें आपकी बहुत एफर्ट लगेगी, एनर्जी लगेगी, दैट इज strenuous, ठीक है। बाउंडलेस क्या होती है? जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, दैट इज बाउंडलेस, ठीक है। इमेंस क्या होता है? समथिंग विच इज़ वेरी ग्रेट, वेरी बिग, ठीक है। लिख लो, वेरी डीप कह सकते हो, ग्रेट कह सकते हो, ठीक है। स्ट्रेनस इज लॉट ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट्स। फिसाइल क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही इजीली आप कर सकते हो, इजी टास्क है, दैट इज फिसाइल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड लेबोरियस, दैट इज फिसाइल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पैराग्राफ हमको दिया गया है, ठीक है। पैराग्राफ को पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके भाई, चलिए पूरे फोकस के साथ पढ़ेंगे ताकि एक ही बारी में हमको समझ आ जाए व्हाट द पैराग्राफ इज सेइंग। Between him and Darcy there was a steady friendship in spite of great opposition of the character। I feel that मैंने ये ऑलरेडी एक बार पैसेज कराया है। अगर कोई रिपीट कर रहा है या पुरानी क्लासेस देखी है तो वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है। बिटवीन हिम एंड डार्सी देयर वॉज अ स्टडी फ्रेंडशिप की बात की गई इन स्पाइट ऑफ ग्रेट अपोजिशन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। बहुत ही एक स्टडी फ्रेंडशिप थी, अच्छी खासी फ्रेंडशिप थी। कैरेक्टर दोनों के ही अलग थे। बिंगली वॉज एंडेयर्ड टू डार्सी बाय easiness, openness and ductility of his temper, though no disposition could offer a greater contrast to his own, and though with his own he never appeared dissatisfied, ठीक है। तो वही वो बोल रहा है कि भाई वो उससे प्यार इसलिए करता था क्योंकि वो बहुत ही ईजी, मतलब आप कुछ भी उससे बात कर सकते हो, ओपननेस था, डक्टिलिटी थी उसके टेम्पर में, ठीक है। मतलब चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। ऑन दी स्ट्रेंथ डार्सी की अगर हम बात करें, रिगार्ड बिंगली हैड द फर्मेस्ट रिलायंस, ठीक है। जो डार्सी रिगार्ड, डार्सी क्या बोलता था कि बिंगली का एक फर्मेस्ट रिलायंस है एंड हिज जजमेंट द हाईएस्ट ओपिनियन इन अंडरस्टैंड, ठीक है। मतलब उसके जो जजमेंट रहते हैं वो बिल्कुल मतलब वो फर्मली एक बात कहता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि चेंज कर जाएगा, मतलब चीज़ें अच्छे से मेंटेन करके रखता है। जजमेंट उसका हाईएस्ट ओपिनियन का होता है। इन अंडरस्टैंडिंग डार्सी वो सुपीरियर, अगर हम देखें तो डार्सी सुपीरियर था। बिंगली वॉज बाय नो मीन डेफिशिएंट, पर बिंगली भी ऐसा नहीं था कि गया गुजरा है, वो भी ठीक था। बट डार्सी क्या था? क्लेवर था। ही वॉज द सेम टाइम हॉटी, रिजर्व्ड एंड फास्टिडियस, ठीक है। तो उसी टाइम पे वो क्या क्या था?
सेम टाइम वो हॉटी था, रिजर्व्ड था, अपने में रहता था, ठीक है। दूसरा फास्टिडियस था। फास्टिडियस मतलब जिसको पटाना, मतलब इम्प्रेस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो, जो बहुत छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल पे काम करता है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू इम्प्रेस दैट पर्सन, ठीक है। एंड हिज मैनर दो वेल ब्रेड एंड वर नॉट इन्वाइटिंग, ठीक है। इन दैट रिस्पेक्ट हिज फ्रेंड हैड ग्रेटली एडवांटेज, ठीक है। इसीलिए कोई इतनी ईजीली उसके पास उसका दोस्त नहीं बन सकता था, इतनी ईजीली कोई उससे मतलब क्लोज नहीं हो सकता था। इसी चीज़ का फ़ायदा उसके दोस्त को था। बिंगली वॉज श्योर ऑफ बींग लाइक्ड वेन एवर ही अपेयर, डार्सी वॉज कॉन्टिन्यूअली गिविंग ऑफेंस, ठीक है। तो बिंगली तो भाई मतलब लोगों को पसंद आता था जब भी कहीं जाता था, बट डार्सी इतना पसंद नहीं आता था, ठीक है। आगे देखते हैं, द मैनर इन विच दे स्पोक ऑफ द मेरिटन असेंबली वॉज सफिशिएंटली कैरेक्टरिस्टिक। अब बात होती है कोई, बिंगली हैड नेवर मेट विद द प्लेजेंटर पीपल और प्रिटियर गर्ल, बिंगली आज तक नहीं मिला था। एवरीबडी हैड बीन मोस्ट काइंड एंड अटेंटिव टू हिम, सब उसके साथ बहुत काइंड थे, अटेंटिव थे। देयर हैड बीन नो फॉर्मेलिटी, नो स्टिफनेस, ही हैड सून फेल्ट एक्वेंटेड विद ऑल द रूम्स, मतलब कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, बहुत आसानी से मतलब ऐसा लगा कि वो अपने ही लोगों के बीच में आ चुका है। एंड एज टू मिस बेनेट ही कुड नॉट कंसीव एन एंजल मोर ब्यूटीफुल, और मिस बेनेट उसको बहुत ही सुंदर लगी। मतलब डार्सी ऑन कंट्रारी अगर हम बात करें, हैड सीन अ कलेक्शन ऑफ पीपल इन विच देयर वाज लिटिल ब्यूटी, ठीक है। कुछ लोग देखे थे जिसमें मतलब लिटिल ब्यूटी थी, क्योंकि उसको इम्प्रेस करना मुश्किल था, ठीक है। तो उसको तो इतनी आसानी से कोई पसंद नहीं आता, ठीक है। एंड नो बेनेट ही एक्नॉलेज टू बी and no fashion but none of whom he had felt smallest interest, but कोई भी उसको ऐसा नहीं आया कि किसी को देख के बहुत इंटरेस्ट आया हो। एंड फ्रॉम नन रिसीव्ड ईदर अटेंशन और प्लेजर, और ना ही किसी ने उसको अटेंशन या प्लेजर मतलब काइंड वो शो करा, बेसिकली अटेंशन दी। मिस बेनेट ही एक्नॉलेज टू बी प्रिटी बट शी स्माइल टू इनफ, ठीक है। मिस बेनेट को वो कहता था कि ठीक है शी इज़ प्रिटी, बट वो बहुत ज़्यादा स्माइल करती है। मिसेस हर्स एंड हर सिस्टर अलाउड इट टू बी सो, but still they admired her and liked her and pronounced her to be a sweet girl and one whom they should not object to know more of, ठीक है। मतलब मिस हर्स्ट और उसकी सिस्टर थोड़ी पसंद आई थी, और एक ऐसे थे जिनके बारे में वो और जानना चाहता था, मतलब प्रॉब्लम नहीं थी। मिस बेनेट वॉज देयरफॉर एस्टैब्लिश्ड एज अ स्वीट गर्ल एंड their brother felt authorized by such commendation to think of her as he chose, ठीक है। क्लियर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। सिंपल, हमें बेसिक आइडिया मिल चुका है कि दो दोस्त एक पार्टी में जाते हैं, एक थोड़ा सा रिजर्व्ड है, एक थोड़ा अच्छा है, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होने वाला है पैसेज के लिए? डार्सी एंड बिंगली, डार्सी एंड फ्रेंड, बिंगली एंड फ्रेंड्स, या द टाउन ऑफ मैरिटन। ऑब्वियसली डार्सी एंड बिंगली के ही बारे में बात हो रही है पूरे पैसेज में, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड फास्टिडियस फ्रॉम द ऑप्शन। अप्रोप्रिएट मीनिंग अनडिमांडिंग, कंसर्न अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल, क्विजी, या फिर प्रिसे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अभी मैंने बता दिया था, फास्टिडियस कौन होता है? जिसको इम्प्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो माइन्यूट डिटेल पर ध्यान देता है, ठीक है। तो बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु वॉज अंडरस्टैंडिंग, क्लेवर, हॉटी एंड रिजर्व? मिस बेनेट, बिंगली, मिस हर्स, या डार्सी? ऑब्वियसली डार्सी। डार्सी वॉज बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। डार्सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। बताइए। Bingley was sure of being liked whenever he appeared. Darcy was continually giving offense. Simple sentence, compound sentence, complex sentence, या फिर compound complex sentence? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? दिस इज बेसिकली अ कंपाउंड सेंटेंस। क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस? जहाँ पर दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को हम जोड़ देते हैं कंजंक्शन की हेल्प से, कॉमा की हेल्प से। देखो दोनों इंडिपेंडेंट है। बिंगली वॉज श्योर ऑफ बीइंग लाइक्ड एवरीवेयर ही अपीयर्ड, अगर आप इतना भी देखोगे तो बिंगली के बारे में बात है। दूसरा सेंटेंस अगर आप देखोगे डार्सी के बारे में बात है, डार्सी वॉज कॉन्टिन्यूअली गिविंग ऑफेंस, ठीक है। तो दोनों ही इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे की जरूरत नहीं है, बट दोनों को हमने कंबाइन करके लिख दिया, विच मेक द सेंटेंस कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। डार्सी एंड बिंगली, डार्सी एंड फ्रेंड, बिंगली एंड फ्रेंड, अरे अगेन इट इज रिपीटेड, तो डार्सी एंड बिंगली यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। ठीक है, ठीक है, चलो इसको मार्क करते हैं और आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, चलिए 21 पे चलते हैं। सो वी हैव एक्टिव एंड पैसिव क्वेश्चन नाउ। I am going to ask all the employees about the incident that took place in canteen yesterday. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। I am going to ask all the employees about the incident that took place in the canteen yesterday. All the employees are going to be asked, are going to be asked, are asked by, will go to be questioned. क्या हो जाएगा? वर्ब को देखो और वर्ब से आइडेंटिफाई कर लो डायरेक्ट क्या होने वाला है हमारा करेक्ट आंसर। एक सेकेंड, ओके क्या हो जाएगा? ऑल आई एम गोइंग टू आस्क, ठीक है, आई एम गोइंग है, आई एम गोइंग टू आस्क ऑल एम्प्लॉयज, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 21 के लिए? देखो ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले वर्ब हो गई आई, और किससे पूछने वाले हैं? एम्प्लॉयज से, तो ऑल दी एम्प्लॉयज। ठीक है, आर गॉन तो नहीं होगा, आर गोइंग टू बी आस्क्ड, ये रही वर्ब। अबाउट द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस यस्टरडे। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ठीक है भाई, बाय मी एडिशनल है, डाला नहीं है इन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, 2 ब्लैंक्स हैं, चूज करना है जो करेक्टली फिल करता है। होमोनिम्स का हमारा क्वेश्चन है, सेम साउंडिंग वर्ड्स होते हैं बट मीनिंग डिफरेंट होते हैं। ठीक है, द टैक्स डैश वाज एडवाइज टू बी केयरफुली डैश डाउन अननेसेसरी एक्सपेंसेस बिफोर फिलिंग द एनुअल रिटर्न। बताओ, द टैक्स पेयर, कौन सा पेयर? PAYER। ठीक है, वॉज एडवाइज टू केयरफुली डैश डाउन अननेसेसरी, टू पेयर, कौन सा पेयर होने वाला है? PARE का मतलब क्या होता है? सबसे पहले PARE मतलब क्या होता है? पेयर डाउन मतलब रिड्यूस कर देना, कट डाउन ग्रेजुअली। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, पेयर डाउन, टू कट डाउन, टू डिक्लाइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी। ठीक है भाई, 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। 23 पे चलते हैं। सो वी हैव डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तारू आस्क्ड काव्या इफ शी वुड हेल्प हर इन सेटिंग हर न्यू ड्रेसिंग टेबल। तारू सेड टू काव्या, ठीक है, शी वुड है तो विल यू होना चाहिए। ठीक है, हाउ वुड यू नहीं होगा, वुड यू हेल्प मी, हेल्प हर नहीं होगा, विल यू हेल्प मी इन सेटिंग अप माई न्यू ड्रेसिंग टेबल, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे सेट टू की जगह आस्क हो गया, विल की जगह वुड हो गया, इफ शी आता है येस और नो वाले क्वेश्चन में, इफ या वेदर आता है तो इफ ऊपर लग गया, और यहाँ पर माई की जगह हर हो गया। ठीक है, मी की जगह हर हो गया। ठीक है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, नहीं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट। किसी एक पार्ट में एरर है, आइडेंटिफाई करो कौन से पार्ट में हमारा एरर छुपा है। ओके, one of the students is always late to the class. He has been warned by the teacher many times but still he keeps on being late. अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। जल्दी से बता देंगे कहाँ पर हमारा एरर छुपा है। भाई एक चीज बता दो, सामने ही दिख रहा है, सामने ही दिख रहा है। हैज बीन के बाद वॉन कैसे आ सकता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, WARNED, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन बिलो आर 4 जम्बल सेंटेंसेस। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन पिक द वन दैट गिव देयर करेक्ट ऑर्डर।
सो इन, ओके अरेंज करना है, ठीक है, तो ए सी बी सारे पढ़ने पड़ेंगे. सो इन द एग्रेरियन एरा यू डिस्ट्रॉय योर एनिमी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बाय बर्निंग हिज क्रॉप और फील्ड. नाउ इन द इंफॉर्मेशन एरा, destroying enemy's productive capacity means destroying their information. You battle with your enemy by destroying the enemy's productive capacity, which will be different depending upon the foundation of the economy. But in the industrial area, ending productive economy capacity meant bombing of the factories that are located in the city and main industrial area. बताओ, बहुत ही सिंपल है, 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं और एक बात बोली गई है जो मेन है सबके लिए, ठीक है. तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? देखो, सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा ये वाला सेंटेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. क्यों लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी? इसीलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मेन सेंटेंस है कि एनिमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को आप हटाओ. फिर उसने बोला एग्रेरियन एरा में अगर आप जाओ पहले के टाइम पे जब एग्रीकल्चर था ज़्यादा तो ए हो गया. फिर आप आगे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पे, अब आप आगे बट इन इंडस्ट्रियल, लास्ट में आता है कॉन्ट्रडिक्शन, तो सी ए नहीं सॉरी बट इन इंडस्ट्रियल एरा एंड देन नाउ, नाउ की बात, नाउ वाला लास्ट में आएगा. जी हाँ, सी ए डी बी, ठीक है, सी ए डी बी. तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, सिंपल था. ये नाउ से शुरू हो रहा है तो प्रेजेंट की बात लास्ट में करोगे, है ना. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. सो वी हैव कंप्लीटेड टुडे सेशन. 25 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं. पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन टेक केयर.